हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीपी क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित जितने भी एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल यानी कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम डायग्राम के साथ में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी ग्रंथि है जो शरीर में ताप स्थायी रखती है, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करती है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, आउटू ग्रंथि या फिर हाइपोथैलेमस। तो यदि हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा जो आंसर है वो सही करेक्ट हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है, देखिए मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मस्तिष्क का भाग दिख रहा है, तो मस्तिष्क के अंदर जो है यहाँ पे पाया जाता है हाइपोथैलेमस। यहाँ पे आपको देखिए डायग्राम में दिख रहा होगा, ये है आपका हाइपोथैलेमस, यानी कि ये है मस्तिष्क का पार्ट, लेकिन ये एक ग्रंथि भी है। अब इसे क्या बोला जाता है? आप सभी को पता है पीयूष ग्रंथि जो है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि पीयूष ग्रंथि बाकी ग्रंथियों को जो है कंट्रोल करती है, लेकिन हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। तो हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे शरीर का ताप नियंत्रण करता है। हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, लैंगिक आचरण और शरीर की सुरक्षा का भी ये नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती हैं? तो यहाँ पे आपको डायग्राम से बता देता हूँ। अभी मैंने जो डायग्राम बताया था वो हमने हाइपोथैलेमस देखा था, और हाइपोथैलेमस के थोड़ा नीचे जो है वो पीयूष ग्रंथि होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यहाँ पे है, यानी कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं? मस्तिष्क में पाई जाती हैं। तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा, और ये हाइपोथैलेमस के नीचे होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुग्ध जो निकलता है, दूध, वो कहाँ से, कौन सी जो ग्रंथि है वहाँ से निकलता है। तो दूध जो निकलता है वो हार्मोन वो निकलता है पीयूष ग्रंथि से, क्योंकि दुग्ध जो निकलता है वो दुग्ध ग्रंथियों से जो है स्राव होने के लिए जो है एक हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, वो उसको उत्तेजित करता है। ठीक है, तो वो कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको देखिए एक डायग्राम दिख रहा है, और यहाँ पे ये किडनियाँ हैं हमारे शरीर की। किडनियों के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती हैं? एड्रिनल ग्रंथि। तो जो एड्रिनल ग्रंथि होती हैं यही सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है। और जैसे कि एस्ट्रोजन, ये हार्मोन जो होते हैं वो एड्रिनल ग्रंथि से बनते हैं। और एड्रिनल ग्रंथि की यदि आपको स्थिति पूछे तो मैंने आपको डायग्राम बता दिया है। किडनी के ऊपर जो ग्रंथि लगी होती हैं वो होती है आपके एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और मास्टर ऑफ मास्टर किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को, यानी कि ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछा है। सबसे बड़ी ग्रंथि या तो अंतःस्रावी पूछा है या फिर बाह्यस्रावी, ये नहीं पूछा, मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि की यदि हम बात करें तो जो हमारा आंसर है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा, अग्नाशय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। अब यहाँ पे आपको डायग्राम पैंक्रियाज कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे, ये देखिए, ये पत्तेनुमा आकार का जो होता है ना, ये हमारा पेट है। पेट के जस्ट नीचे जो होता है यहाँ पे अग्नाशय पाया जाता है। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, और इसके अंदर जो है बहुत सारी अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। आपने नाम सुना होगा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो यदि आपको पूछे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं,
तो वो पाई जाती हैं अग्नाशय के अंदर। और इसके अंदर जो है 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो स्पेशल टाइप का हार्मोन जो है वो निकालती है। जैसे कि अल्फा सेल की हम बात करें तो ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन। देखिए ये जो बीटा सेल है ना, बीटा सेल, यहाँ से निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। यदि आपको ये पूछे कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है तो वो बीटा सेल से। और बीटा सेल कहाँ पाई जाती है? तो बीटा सेल पाई जाती है अग्नाशय के अंदर, यानी कि अग्नाशय के अंदर जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं वहाँ पे जो ये पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? कर्णपूर्व ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय या फिर प्लीहा? तो यहाँ पे आपको बताना है स्तनपायी के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम जो पहले मैंने बताया था वही यहाँ पे मैंने आपको वापस बताया है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो आपका लीवर है सबसे बड़ा दिख रहा होगा आपको रेड कलर का, तो ये लीवर जो होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता? पीयूष, अग्नाशय, वृषण या फिर अंडाशय? तो यहाँ पे हम बात करें तो हमारी जो शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है आपके पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि है, ध्यान रखना। बाकी जैसे कि हम बात करें अभी अग्नाशय की बात की थी, वृषण और अंडाशय, ये सब जो है ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का काम करती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि की तो वो होती है थायराइड, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो हमारा गला होता है इसके अंदर एच आकार की भी आपको पूछ सकते हैं, या फिर तितली के आकार की एक थायराइड ग्रंथि होती है। और थायराइड ग्रंथि के पीछे जो है छोटे छोटे 4 भागों के अंदर पैराथायराइड पाई जाती है। तो यानी कि थायराइड और पैराथायराइड दोनों जो है वो गले के अंदर पाई जाती हैं। और थायराइड ग्रंथि के अंदर यदि हम पूछें कि कौन सा जो है हार्मोन निकलता है तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और इसकी जो यदि सक्रियता ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाएगा? यदि ये ज़्यादा सक्रिय हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरथायरॉइड। और यदि कम सक्रिय होती है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोथायरॉइड। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ट्रिप्सिन, ऑक्सीटोसिन, कीरेटिन या फिर कैसिन? तो यदि हम बात करें पीयूष ग्रंथि की, यहाँ पे आपको देखिए डायग्राम में दिख रहा है, देखिए ये हाइपोथैलेमस है आपका ऊपर वाला, और नीचे ये जो है ये जहाँ पे मैं गोला कर रहा हूँ ये है आपके पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पीयूष ग्रंथि का एक तो आपका हो गया अग्रभाग और दूसरा हो गया पश्च भाग। यदि हम बात करें अग्रभाग की तो अग्रभाग से निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या निकलता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और यदि हम बात करें पश्च भाग से निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो स्तनपान करवाने में, प्रसव काल यानी कि जब डिलीवरी होती है तब उसके अंदर योनि का फैलाव और मातृत्व गुणों के जो विकास होता है उसके लिए ये सहायक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये आपको ध्यान रखना है। और ये निकलता कहाँ से है? ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती हैं? अग्नाशय, आउटू यानी कि थायराइड, पीयूष या फिर अधिवक्र? तो अभी हमने डिस्कस किया था जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती हैं वो गले के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? यदि हम बात करें इंसुलिन की तो इंसुलिन अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अग्नाशय होता है, यानी कि अग्नाशय हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है और उसके अंदर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं और उनके अंदर बीटा सेल जो होती है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। अब ये इंसुलिन का काम क्या होता है? यदि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है
तो वहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलता है और हमारे जो रक्त होता है उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं डायबिटीज़, या हिंदी में हम बात करें तो मधुमेह रोग हो जाता है। तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किया था बेटिंग और बेस्ट ने 1932 के अंदर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंसुलिन के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो यदि हम बात करें थायराइड ग्रंथि के जो हमारे गले के अंदर होती हैं और हमारे शरीर में यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर घेंगा रोग हो जाता है। और घेंगा रोग किसे कहते हैं कि थायराइड जो होती है वो ग्रंथि जो है सूज के यानी कि बड़ी हो जाती है। तो थायराइड ग्रंथि गले के अंदर होती है, तो ये जब सूजेगी यानी कि हमारा जो गला है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आयोडीन जो है वो नमक में किस रूप में मिलाया जाता है? तो सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। तो यदि हम बात करें सोडियम आयोडाइड तो NaI, और पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम को हम K से लिखते हैं तो Ki। तो सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, तो ऑप्शन में जो दिया गया है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है? परपोषित, स्वपोषित, अपर रूपी या बहुप्रभावी? देखिए, आप इसके क्वेश्चन के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि कोई जीन जो है वो एक से अधिक लक्षण की जो है अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है, यानी एक से अधिक काम करता है, वो क्या हो जाएगा? बहुप्रभावी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। परपोषित यानी कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो खाने के लिए उसे कहते हैं। स्वपोषित यानी जो खाना खुद का बना ले। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? एड्रिनलिन, थायरोक्सिन, वैसोप्रेसिन और इंसुलिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपातकालीन हार्मोन कौन सा है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम वापस जो है मैंने पहले बताया था, किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? एड्रिनल ग्रंथि। तो ये जो एड्रिनलिन ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, इससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। ये इसी को हम बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन। यानी कि जब हमारे शरीर के अंदर तनाव की स्थिति होती है, जैसे कि डर होता है, क्रोध होता है, या कोई प्रकार का हमें दुख होता है, अपमान होता है, तब एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। और जब हमको कहीं पे भागना होता है, जैसे कि हमारे पीछे कोई जैसे शेर आ गया तो हमको भागना होता है, तो एकदम हमारे जो है एड्रिनलिन ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। तो हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी होती है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि शरीर के अंदर जो उत्तेजना उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से होती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा, सी, अधिवक्र ग्रंथि। जो अभी हमने डायग्राम में देखा था एड्रिनल ग्रंथि, उसी को हम बोलते हैं हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि, क्योंकि वृक्क जो होती हैं वो क्या होती हैं? किडनी होती हैं, और किडनी के ऊपर पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, और इसी से हम क्या निकलता है? उत्तेजित हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाली रासायनिक द्रव्य है? हार्मोन, न्यूक्लिक अम्ल, फेरोमोन और स्टेरॉइड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो जानवरों के अंदर एक जाति से दूसरे जाति को अट्रैक्शन के लिए कौन सा पदार्थ निकलता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा, फेरोमोन। फेरोमोन जो होता है इसके अंदर एक प्रकार की गंध होती हैं और ये वसीय अम्ल होते हैं, जो वाष्पशील होने के कारण ये हवा के अंदर फैल जाते हैं और उसी जाति का कोई दूसरा सदस्य जो होता है वो उसको पहचान लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक लिंग हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या फिर इंसुलिन। तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नर के अंदर पाया जाता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये मादा के अंदर पाया जाता है, यानी कि फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। और इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है?
जो नॉर्मल डायबिटीज़ होता है उसे ही डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है। तो किस हार्मोन के कम बनने से होता है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जब इंसुलिन की शरीर में कमी हो जाती है तब जो है डायबिटीज़ होता है, और वो डायबिटीज़ कौन सा होता है, डायबिटीज़ मेलिटस। ACT हार्मोन स्रावित होता है। सबसे पहले तो आपको ACT की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यदि मैं बात करूं ACT, तो ACT की फुल फॉर्म होती है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। क्या होती है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। और इसका काम क्या होता है, जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है उसी को ये कंट्रोल करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ये जो हमारी पीयूष ग्रंथि है जो इसी के अंदर से जो है एसिटी हार्मोन निकलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हाइपोथैलेमस होता है उसके नीचे पीयूष ग्रंथि पाई जाती हैं। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पीयूष ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, एक तो अग्र पीयूष ग्रंथि और दूसरा होता है पश्च पीयूष ग्रंथि। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन, रेडोप्सिन, आइडेप्सिन या एंथ्रोसाइनिन। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। तो त्वचा के अंदर जो रंग पाया जाता है वो मेलानिन के कारण पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, निर्जलीकरण को रोकने के लिए, थायराइड के काम करने के लिए, या फिर सेलेवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि जो होती हैं उसके लिए। तो अभी हमने बात की थी कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, तो थायराइड ग्रंथि के अंदर जो है उसके कार्य के लिए नमक के अंदर आयोडीन होना जरूरी है। मैंने आपको ये भी बताया था कि सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड के रूप में नमक के अंदर जो है आयोडीन मिलाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो यानी कि आउटू अति सक्रियता, घेंगा रोग, गिजेट या फिर मधुमेह। तो अभी हमने बात की थी कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, यानी कि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर। कभी कभी जो है हिंदी में भी गोइटर लिखा आ जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हमारा गला जो है सूज जाता है, यानी कि गले के अंदर जो है थायराइड ग्रंथि पाई जाती है वही ग्रंथि सूज जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर रुधिर वर्णिका। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये महिलाओं के अंदर जो गर्भावस्था होती है उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो ये एक प्रकार का जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। एक मासिक धर्मचक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो महिलाओं के अंदर जो है दो प्रकार के अंडाशय पाए जाते हैं दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ अंडाशय। लेकिन जो मासिक धर्म होता है उसके अंदर एक बार में एक तरफ ही अंडा बनता है, और ये जो अंडा बनता है ये पहले तो यहाँ पे बनता है, फिर ये जो फॉलोपियन ट्यूब होती है यानी कि जिसे हम बोलते हैं अंडवाहिनी, ये अंडवाहिनी में आ जाता है। इस दौरान यदि सेक्स हो जाता है तब तो ये जो है प्रेग्नेंट हो जाती हैं और ये अंडा जो है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और अदरवाइज ये जो है मासिक धर्म के रूप में बाहर निकल जाता है। तो एक मासिक धर्म चक्र के अंदर एक ही अंडा बनता है। तो आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू उद्धृत यानी कि एडम एप्पल कहा जाता है। तो यदि हम बात करें एडम एप्पल की, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारी जो है थायराइड ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही एडम एप्पल पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस भाग को आउटू उद्धृत यानी एडम एप्पल कहा जाता है, तो थायराइड उपास्थि को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। थायराइड कार्टिलेज इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं थायराइड उपास्थि। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं अतिरिक्त लवणों को निकालने के लिए, नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से, ताप नियमन से या फिर यौन आकर्षण से। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा, ताप नियमन से,
यानी कि ये जो श्वेत ग्रंथियाँ जो होती हैं ये हमारी त्वचा के अंदर पाई जाती हैं और इसका मुख्य कार्य होता है तापमान को नियंत्रित करना। और इसके साथ में ये कुछ काम करती है, जैसे कि अतिरिक्त लवण हमारे शरीर के अंदर होते हैं वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं हमारे त्वचा से। यदि जैसे हमको पसीना आता है उसके साथ में कुछ जो है लवण और नाइट्रोजनी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। आमाशय ग्रंथियों की पैप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, अम्ल कोशिकाएं, भित्ति कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं या फिर कलश कोशिकाएं। तो आमाशय यानी कि हमारा पेट के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं कि पैप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, जो मुख्य कोशिकाएं होती हैं वही जो है पैप्सिन स्रावी कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है ग्रेव रोग किसकी वजह से होता है। थाइमस की अति सक्रियता, थायराइड की अति सक्रियता, थाइमस की अल्प सक्रियता या फिर थायराइड की अल्प सक्रियता की वजह से। तो यदि हम बात करें ग्रेव रोग, तो ग्रेव रोग होता है थायराइड की अति सक्रियता, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और जब इसकी अति सक्रियता यानी कि ये जब थायराइड हार्मोन को ज़्यादा निकालती है तब ये रोग होता है। और इस रोग को जो है यानी कि थायराइड ग्रंथि ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, इसीलिए इसे बोला जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है अवटु ग्रंथि द्वारा, पीयूष या फिर जनन ग्रंथियों या हड्डियों द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है वृद्धिकर हार्मोन किससे बनाया जाता है। तो वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। वृद्धिकर हार्मोन यानी कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन और जो ऊतक क्षय होते हैं उनको बचाने के लिए ये हार्मोन काम आता है। और इसके असंतुलन से कई प्रकार के रोग हो सकते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर की वृद्धि करता है। और पीयूष ग्रंथि मैंने आपको 2-3 बार बता दिया कि ये हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती हैं और इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और इसकी यानी कि पीयूष ग्रंथि का मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे 30 क्वेश्चन, हमने बहुत ही साधारण तरीके से डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।